हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे ब्रिलियंस लॉन्चर पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में फ्रॉम द चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं अपन। चले बढ़ते हैं अपन अपना पहले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग सबसे पहले पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज के। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पैटर्न डिस्कस करेंगे अपने एमसीक्यूज के। सबसे पहला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि ह्यूमन टीथ जो होता है और जो एलिफेंट टस्क होता है, ठीक है, वो दोनों क्या है करके। तो देखिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि एलिफेंट टस्क के बोलते हैं इसको। ये एलिफेंट टस्क हो गया, ठीक है, और ये ह्यूमन टीथ हो गया। दोनों के दोनों में क्या रिलेशन है? तो देखो एक बात बताता हूँ मैं, दोनों के दोनों एक तो है होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ दोनों दोनों होमोलोगस ऑर्गन है। अब ये कैसे, तो चलो बताता हूँ। एनालॉगस ऑर्गन होता क्या है? एनालॉगस ऑर्गन वो होता है जिसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं बट फंक्शन सेम होता है। अब एक बात बताओ, एलिफेंट टस्क और ह्यूमन टीथ का फंक्शन सेम है क्या? नहीं। ह्यूमन टीथ चबाने का काम आता है और एलिफेंट जो टस्क है वो सिर्फ दिखाने वाला है। जैसे हम लोग कहावत सुने एलिफेंट के बारे में कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो वही वाला लॉजिक है। इसके जो टस्क होते हैं वो एक्चुअल में इसके खाने के काम नहीं आते, दिखाने वाले काम के। जबकि ह्यूमन टीथ जो है वो चबाने का काम आता है। तो इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है। तो ये तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन, ना ना, फंक्शन दोनों का अलग हो गया और स्ट्रक्चर भी दोनों का अलग अलग है। तो देखो स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए, स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए, ठीक है, तो स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो टीथ और टस्क दोनों सेम चीजों से बने होते हैं। दोनों के स्ट्रक्चर समवॉट सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन फंक्शन यहाँ पर अलग अलग है। तो इसलिए एनालॉगस ऑर्गन तो होगा नहीं। वेस्टिजियल ऑर्गन, अच्छा अब यहाँ पर ध्यान देना, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन उस ऑर्गन को बोलते हैं जो कि अभी फिलहाल हमारी बॉडी में कोई काम का नहीं है। ठीक है, यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन उस ऑर्गन को बोला जाता है जो हमारी बॉडी में कोई काम का नहीं होता, यानी उसके बिना भी हमारी बॉडी जो होती है वो अच्छे से फंक्शन कर सकती है। अगर उस ऑर्गन को हमारे बॉडी पार्ट से निकाल दिया जाए तो भी हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन करते रहेगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एक टाइप से वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, एक टाइप से वेस्टिजियल ऑर्गन। अगर उस ऑर्गन को हमारी बॉडी से निकाल दिया जाए तो भी हमारी बॉडी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करते रहेगी। नेक्स्ट है होमोलोगस ऑर्गन। अब होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है? तो होमोलोगस ऑर्गन उसको बोलते हैं जिसका की स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है, बट फंक्शन डिफरेंट होता है। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। अब देखते हैं होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है। देखो एलिफेंट टस्क और ह्यूमन टीथ दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम है, हाँ है, दोनों लगभग सेम चीजों से बने हुए हैं। ठीक है, वही कैल्शियम फॉस्फेट से, बट दोनों का फंक्शन अलग अलग है। ह्यूमन के टीथ चबाने के काम आते हैं, एलिफेंट के टस्क दिखाने के काम आते हैं। तो यही ऑप्शन मोस्ट सुटेबल यहाँ पर लग रहा है। फिर भी एक लास्ट और बच गया, रुडिमेंट्री ऑर्गन। ये क्या होता है? ये पहली बार आप सुन रहे होंगे, चलो बताता हूँ। ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि अपना बेसिक सिग्निफिकेंस लॉस्ट कर चुके होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ देयर डेवलपमेंट और इवोल्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस है दो सेपरेट ट्रेड्स का, दो सेपरेट ट्रेड बोल दिया, यानी कि यहां पर सीधी सीधी बात हो गई डाई हाइब्रिड की। ठीक है, सीधी सीधी बात हो गई डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो यहां पर अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस में लेता हूं, ठीक है, किस चीज का लेना है हम लोग को? हम लोग को लेना है उसका शेप्स का और कलर का। शेप का हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर फॉर राउंड एंड व्रिंकल रेस्पेक्टिवली। कलर का भी हम लोगों ने पढ़ा है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई फॉर येलो एंड स्मॉल वाई फॉर ग्रीन। ये किसमें पढ़ा था? ये हम लोगों ने मेंडल्स के क्रॉस में पढ़ा था, वो भी पी प्लांट के लिए ही, ये भी है। तो उसका ऑब्जर्वेबल रेशियो क्या है? तो चलो ये जो हम लोगों ने अभी डायहाइब्रिड क्रॉस का हम लोगों ने जो पढ़ा था, उसका कायदे से ना जो हम लोग पढ़ते हैं वो बड़ा वाला स्क्वायर वाला टेबल बना के याद है आपको? ठीक है, वो था हम लोग का F2 जनरेशन। उसको पढ़ने के लिए आपको पहले F1 जनरेशन पता होना चाहिए उसका भी। तो इसका F1 जनरेशन कैसे बनेगा? तो कैपिटल आर फॉर राउंड, स्मॉल आर फॉर व्रिंकल्ड, कैपिटल वाई फॉर येलो, स्मॉल वाई फॉर ग्रीन। पहले इसका F1 जनरेशन करा लो, यानी F1 क्रॉस। ये पता है ना, यहां पर आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर यहां पर आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर यहां पर स्मॉल आर कैपिटल वाई। एक मिनट ना, यहां पर ये थोड़ा गलत दिखा गया। हाँ, स्मॉल आर कैपिटल वाई
और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी हम लोग को यहाँ पर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गए F1 जनरेशन की। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि अगर हमको F2 जनरेशन बनाना है तो F2 जनरेशन बनता है F1 के प्रोडक्ट से। ठीक है, तो F1 के प्रोडक्ट क्या मिला, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो इसी से हम लोग को क्या कराना है, F2 जनरेशन बनाना है। तो चलो बनाते हैं F2 जनरेशन। F2 जनरेशन बनाने के लिए हमारे पास जो F1 का प्रोडक्ट है वो आया है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। वैसे ही इसका क्रॉस कराएंगे, सेम क्रॉसिंग होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई से, कैपिटल आर स्मॉल वाई से, स्मॉल आर कैपिटल वाई से, स्मॉल आर स्मॉल वाई से। अब इसको क्रॉस कराना आता है मेरे हिसाब से, ये इधर का हॉरिजॉन्टल रो सीधा इसके साथ वर्टिकली कॉलम के साथ रिएक्ट कराते जाओ आप। यानी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। वैसे ही कराते जाओगे आप, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये तो कोई स्मॉल वाई दिया और ये कैपिटल वाई दिया। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। वैसे इसका कराओगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल वाई दिया ना। रिप्रेजेंटेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले स्मॉल वाई लिख सकते हो, बाद में कैपिटल वाई लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, स्मॉल वाई नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई क्या स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट क्या है देखो, यहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी पता है कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है। जो कैपिटल लेटर होगा वो डोमिनेंट होगा, ठीक है, वेर जो स्मॉल वो होगा, स्मॉल लेटर होगा, वो रिसेसिव कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो कैपिटल वाला डोमिनेंट और स्मॉल वाला रिसेसिव। तो ये हो गया राउंड और ये हो गया येलो। ये कैपिटल आर की वजह से ये राउंड हो गया और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो अब क्या हो गया, कैपिटल और स्मॉल वाई दो अलग अलग है, तो यहाँ पर कैपिटल वाई जीतेगा जिसकी वजह से ये येलो आएगा। ठीक है, वैसे ये राउंड और ये येलो, ये राउंड ये येलो, ये भी राउंड ये भी येलो, ये राउंड। लेकिन यहाँ पर देखो अब दोनों स्मॉल वाई तो स्मॉल वाई प्रिविलेंट करेगा और बनेगा ग्रीन। ठीक है, तो राउंड ग्रीन बनेगा। ये भी राउंड ये येलो, ये राउंड ये ग्रीन। ये क्या है तुम्हारा राउंड और ये येलो, ये वाला राउंड ये वाला भी येलो। ये हो गया तुम्हारा व्रिंकल्ड, क्योंकि स्मॉल आर है। ठीक है, और कैपिटल वाई येलो, व्रिंकल्ड येलो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, रिसेसिव है। स्मॉल आर व्रिंकल्ड येलो, व्रिंकल्ड ग्रीन। अब अपने को क्वेश्चन फाइंड आउट करने क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि इसका जो ऑब्जर्वेबल रेशियो है वो क्या था। तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला था, अगर आपको याद होगा तो, कि राउंड येलो इज टू राउंड ग्रीन इज टू व्रिंकल्ड येलो इज टू व्रिंकल्ड ग्रीन। इसका हम लोगों ने रेशियो निकाला था, जिसका रेशियो निकला था 9 ठोक राउंड येलो, 3 ठोक ग्रीन राउंड ग्रीन, 3 ठोक व्रिंकल्ड ग्रीन और 1 ठोक व्रिंकल्ड येलो और 1 ठोक व्रिंकल्ड ग्रीन। ये 9331 ये इसका रेशियो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट which of these is not a vestigial organ? Okay, वेस्टिजियल ऑर्गन में से कौन सा नहीं है पूछा ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, तो इसमें से देखो अपेंडिक्स। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले क्वेश्चन में एग्जांपल बताया था कि अपेंडिक्स क्या होता है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। क्योंकि वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गन जिसको अगर हमारी बॉडी से रिमूव भी कर दिया जाए तो भी हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी। ठीक है, तो उसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। तो अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है। विजडम टूथ किसको बोलते हैं, देखो जो दांत होते हैं ना, जो पीछे उगते हैं, दाढ़ वाले दांत। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया अगर दांत का, ये जो पीछे पीछे वाले जो दांत उगते हैं इनको विजडम टूथ बोला जाता है। तो ये विजडम टूथ क्या होता है, हमारे कोई काम के नहीं होते, ये सिर्फ जबरदस्ती का उग जाते हैं। अगर ये ना भी रहे तो हमारी बॉडी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अच्छा, अब यहाँ पर दिया है निसिटेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक, अब ये क्या होता है, अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो गाल ब्लैडर होता है ना, गाल ब्लैडर एक वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि गाल ब्लैडर का फंक्शन है, ये एक पियर शेप का होता है,
ठीक है, एक पीयर शेप का हॉलो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो लीवर के पास पाया जाता है, राइट साइड एब्डोमेन के, ठीक है। इसका मेन काम होता है गैल ब्लैडर का स्टोर करके रखना, ठीक है, किस चीज को, बाइल को, बाइल जूस पता है ना जो लीवर से निकलता है, ठीक है, एक जो कि येलो ब्राउन कलर का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो लीवर प्रोड्यूस करता है, पढ़े थे अपन, याद करो, उसी को बाइल बोलते हैं, बाइल जूस, उसी को स्टोर करके रखने का काम करता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर एक बहुत ही यूजफुल ऑर्गन है, ठीक है। वेयर एज निसिटेटिंग मेम्ब्रेन, अच्छा निसिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है? निसिटेटिंग मेम्ब्रेन एक्चुअल में ना एक, ध्यान देकर सुनना, कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें एक ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूकेंट थर्ड आईलिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, थर्ड आईलिड प्रेजेंट होता है, उसी को बोला जाता है निसिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। आया समझ में? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा। तो अब ह्यूमन बीइंग में निसिटेटिंग मेम्ब्रेन कहां पर होता है? हमारे में भी थर्ड आईलिड होता है क्या? ठीक है, तो ध्यान देकर सुनना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा इनर कॉर्नर होता है ह्यूमन आई का, ठीक है, वो उसको बोला जाता है निसिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो हमारे बॉडी का कोई काम नहीं करता, कोई भी फंक्शन नहीं करता, इसीलिए उसको बोला जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। यानी कि एक बात ध्यान देना, वेस्टिजियल ऑर्गन उस ऑर्गन को भी कंसिडर किया जा सकता है जो कि जिसका प्रेजेंस कुछ खास इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है, पिद्दी पिद्दी ऐसा काम करे जो दूसरा ऑर्गन भी कर सकता है, या दूसरा ऑर्गन भी उसके लिए सफिशियंट है, तो भी उस सेकेंडरी ऑर्गन को अपन वेस्टिजियल ऑर्गन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ वाइल्ड कैबेज इज एन एग्जांपल ऑफ, ये मैंने आपको बताया था कि वाइल्ड कैबेज का जो इवोल्यूशन हुआ है वो एक एग्जांपल है तुम्हारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन का, क्योंकि आर्टिफिशियली वाइल्ड कैबेज को सेलेक्ट किया गया था और उसको फिर इवॉल्व किया गया बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, लाइक कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, कोलरबी, गड गोभी, ठीक है, और ब्रोकली जो हम लोग पढ़ते हैं, वो सारे चीजें को इवॉल्व किया गया था फ्रॉम वाइल्ड कैबेज, और ये किया गया था आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा, ना कि नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, जो मॉडर्न डे ह्यूमन स्पीसीज है वो इवॉल्व हुआ है, उसकी अर्लीस्ट एंसेस्टर जो कहाँ रहते थे, तो वो पाए जाते थे अफ्रीका में, ठीक है। जो अभी ह्यूमन बीइंग जो स्पीसीज आपको मिल रही है वो बेसिकली अपने एंसेस्टर्स को ट्रेस किया जा सकता है उनका फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट, दो पिंक कलर्ड फ्लावर है, ऑन क्रॉसिंग रिजल्ट इन वन रेड, टू पिंक एंड वन व्हाइट फ्लावर प्रोजेनी, द नेचर ऑफ द क्रॉस ब्रीडिंग विल बी, अच्छा अब यहां पर ध्यान देना, दो पिंक कलर के फ्लावर है जिनको क्रॉसिंग कराया गया, जिससे एक रेड, दो पिंक और एक व्हाइट फ्लावर मिला, ठीक है। ये प्रोजेनी का मतलब वही जो अगर अपन कर रहे थे ना कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, तो जो रिजल्ट मिला था चार्ट हो ये वही है, उसी को प्रोजेनी बोला था, ठीक है। तो वही प्रोजेनी अपने को मिला है ना, ऑफस्प्रिंग टाइप का कुछ मिला हम लोगों को, जिसमें से एक तो रेड कलर का है, दो पिंक कलर के हैं और एक व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो द नेचर ऑफ क्रॉसिंग विल बी, अच्छा किस टाइप का होगा, तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं, पहली बात तो यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, खुद का खुद के साथ क्रॉसिंग कराया गया है, ठीक है। यानी दो पिंक कलर के फ्लावर को लेकर, जैसे ये पिंक कलर के फ्लावर है मान के चलो, इनको आपस में क्या कराया गया है, क्रॉसिंग कराया गया है, और उसी क्रॉसिंग से फिर हम लोगों को क्या मिला है, ये रिजल्ट मिला है। आगे समझ में, जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, लेट अस सपोज दो पिंक कलर के पास था, कैपिटल वी फॉर पिंक रेड एंड स्मॉल वी फॉर व्हाइट, ध्यान देकर सुनना, कैपिटल वी यहां पर रेड कलर को इंडिकेट कर रहा है और स्मॉल वी यहां पर व्हाइट कलर को इंडिकेट कर रहा है। अब क्योंकि पिंक कलर है तो एक रेड और एक व्हाइट होगा, दूसरा भी पिंक है तो एक रेड और एक व्हाइट होगा। अब इनका क्रॉसिंग कराएंगे तो ध्यान देकर सुनना, कैपिटल वी, ठीक है, और अगेन कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, again small v capital V, तो capital V small v, and the last one is small v small v, small v small v। अब यहाँ पर जो कैपिटल V बना है वो इंडिकेट करेगा रेड कलर को, तो एक रेड मिल गया तुमको यहाँ से, कैपिटल V स्मॉल v और कैपिटल V स्मॉल v, रेड में व्हाइट मिलाओगे तो तुमको मिल जाता पिंक, तो दो पिंक मिल गया यहाँ पर। तीसरा स्मॉल v क्योंकि दोनों रिसेसिव है इसलिए हो गया व्हाइट कलर, ठीक है। तो एक रेड, दो पिंक और एक व्हाइट, एक रेड, दो पिंक और एक व्हाइट मिला आपको यहाँ से, ये क्या मिला उसके सेल्फ पॉलिनेशन से, खुद का ही खुद ने पॉलिनेट कराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन, ऑब्वियसली होगा भाई, बिल्कुल सही है, हर एक हार्मोन के लिए यहाँ पर जीन होता है, ठीक है। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, ऑब्वियसली, क्योंकि जीन ही तो क्या होता है, डीएनए का पार्ट होता है, एक जेनेटिक पार्ट होता है, एक जेनेटिक कंपोनेंट होता है जो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, तो हर एक प्रोटीन के लिए एक जीन होता है, बहुत सही है। द प्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है पूछा है, ठीक है, तो बाकी सारे सही है, हम लोग को गलत फाइंड आउट करना है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज जीन, ठीक, हर एक प्रोटीन या हर एक ऐसा केमिकल जो बायोकैटलिस्ट होता है, या एक ऐसा केमिकल जो हमारे बॉडी में रिएक्शन कराने काम आता है, या फिर हमारे बॉडी में हो रहे स्टेप्स को जल्दी जल्दी कराएगा, उसके लिए एक जीन होता है, ऑब्वियसली होता है। फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज जीन, अरे भाई फैट के लिए जीन नहीं होता, ठीक है, फैट मॉलिक्यूल के लिए कोई जीन नहीं होता, तो यही हमारा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हुआ। नेक्स्ट, इन ह्यूमन मेल ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन, अच्छा सारे पेयर्ड जो होते हैं, सॉरी सारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो परफेक्टली पेयर्ड होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। दिस अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स इज और आर, ठीक है, ये जो अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, अरे भैया सबको पता है, ह्यूमन मेल में एक ही तो अनपेयर्ड होता है, एक्स वाई, बाकी सारे तो पेयर्ड होते हैं परफेक्टली। परफेक्टली का मतलब होता है दोनों सेम होने चाहिए, जैसे फीमेल में दोनों सेम होते हैं एक्स और एक्स, वैसे मेल में ही पंचायती होता है, तो वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम यही होगा, तो थर्ड और फोर्थ आपका आंसर होगा, थर्ड और फोर्थ सी में दिया तो सी आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। एक जायगोट है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, जो उसको फादर से मिला है, जो उसके फादर से मिला है एक्स क्रोमोसोम, तो वो जायगोट किस में डेवलप होगा? तो चलो यहाँ पर ध्यान देना, फादर के पास क्योंकि दो डिफरेंट होते हैं एक्स और वाई, मेल के फीमेल के पास दोनों सेम होती है एक्स और एक्स, अगर फादर का ये फादर का है, अगर फादर का एक्स ने क्रॉस किया तो एक्स एक्स और एक्स एक्स तो बनता है गर्ल, अगर फादर के वाई ने क्रॉस किया तो वाई एक्स और वाई एक्स तो बनता है बॉय। अब यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि फादर का एक्स क्रोमोसोम गया है, यानी एक्स जाएगा, तो क्योंकि फीमेल के पास तो एक्स ही प्रेजेंट है, तो वो एक्स और एक्स मिलके क्या बनाएंगे, बेबी गर्ल बनाएंगे, तो यहां पर बनेगा गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू स्पीसीज में बी फॉर्म्ड इफ, अच्छा न्यू स्पीसीज बन सकती है इफ डीएनए अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन डर्म सेल्स, हाँ हो सकता है, अगर डीएनए जो है वो सिग्निफिकेंट चेंजेस करेगा जर्म सेल्स में, ठीक है, तो बिल्कुल बन सकता है न्यू स्पीसीज, बहुत सही है ये। नेक्स्ट, क्रोमोसोम नंबर चेंजेस इन अ गैमेट, हाँ ऑब्वियसली, अगर एक गैमेट जो है उसमें अगर क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए तो भी एक न्यू स्पीसीज का इवोल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देयर इज नो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, भैया जेनेटिक मटेरियल में चेंज नहीं होगा तो न्यू स्पीसीज कहां से बनेगी, ये गलत है, ठीक है, थर्ड नहीं होगा, तो थर्ड जहां पर उसको हटा दो, थर्ड यहाँ पर हटा दो, थर्ड यहाँ पर हटा दो, थर्ड यहाँ पर, ये भी हटिया, आंसर तो आ गया अपना ऑलरेडी वैसे ही, फर्स्ट और सेकंड। मेटिंग, भाई अगर मेटिंग नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस होगा, अगर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होगा तो स्पीसीज कैसे बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट, कि एक जो ट्रेट है एक ऑर्गेनिज्म में, ट्रेट जो होता है यानी कैरेक्टर जो होता है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है, यानी कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इस ट्रेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, चेंज कर सकता है या वेरी कर सकता है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में? पैटर्नल डीएनए वाली नहीं, मैटरनल डीएनए वाली नहीं, वो बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे के पास कैरेक्टर आता है वो अकेला पापा से नहीं आता या अकेला मम्मी से नहीं आता, दोनों से मिक्स होकर आता है, तो ऑब्वियसली इस फैक्टर को चेंज कर सकते हैं तो दोनों एक साथ ही कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली कोई कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पी में अगर एक प्योर प्लांट है कैपिटल टी जिसको क्रॉस किया गया प्योर सॉर्ट से स्मॉल टी, तो द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू शॉर्ट प्लांट इन F2 इज, अच्छा F2 जनरेशन में प्योर टॉल और शॉर्ट को अपने को क्या करना है, रेशियो निकालना, तो पहले तो ये प्योर वाले का बनेगा इम्प्योर, यानी कि प्योर वाले को क्रॉस करा के बनाओगे आप F1, तो हम लोग को पता है सारे का रिजल्ट कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, लेकिन एक बात याद रखना है यहाँ पर F2 जनरेशन को पूछा है तो इसको दोबारा क्रॉस कराना पड़ेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराना पड़ेगा कैपिटल टी स्मॉल टी से अगेन, तो यहाँ पर क्रॉसिंग होगा तो ये बनेगा कैपिटल टी, ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी और ये बन गया स्मॉल टी, तो यहाँ पर क्योंकि पूछा प्योर टॉल प्लांट टू शॉर्ट प्लांट, प्योर टॉल प्लांट इसको बोलते हैं कैपिटल टी, तो कितने कैपिटल टी यहाँ पर 1:2, शॉर्ट प्लांट कितने, ये जो टॉल है ये भी टॉल है ये शॉर्ट है,
तो कितने हुए 1, तो 1:1 आंसर होगा। अच्छा मैंने इन दोनों को टॉल क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों है, ठीक है, और कैपिटल टी डोमिनेटिंग है क्योंकि कैपिटल लेटर डोमिनेटिंग होता है, तो डोमिनेट करेगा टॉलनेस टॉर्टनेस से, इसलिए यहाँ पर आएगा ये टॉल और ये भी टॉल होगा। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर प्योर टॉल प्लांट बोला है, यहाँ पर प्योर टॉल प्लांट बोला है, ना कि सिर्फ टॉल प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ डायनासोर जो है उनके फेदर्स होते हैं ऑल्दो दे कुड नॉट फ्लाई। अच्छा, उनके फेदर्स तो होते हैं लेकिन फिर भी वो फ्लाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बर्ड्स होते हैं जिनके पास फेदर्स होते हैं जिसकी वजह से वो लोग उड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप ये बताओ कि इवोल्यूशन का मतलब क्या समझते हो। तो भाई ध्यान देना, इसका मतलब ये है कि जो बर्ड्स हैं वो डायनासोर से इवॉल्व हुए, सीधी सीधी बात है। ठीक है, यानी रेप्टाइल से इवॉल्व हुए। रेप्टाइल, अरे भाई गलत ही, रेप्टाइल से इवॉल्व नहीं हुए, बर्ड इवॉल्व हुए रेप्टाइल से। ठीक है, इवोल्यूशनरी कनेक्शन है भैया, तब तो बर्ड्स और दोनों के पास फेदर होते हैं और ये उड़ नहीं पाता लेकिन ये उड़ पाता करके, फेदर्स आर होमोलोगस ऑर्गन भाई नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल से, ऑब्वियसली बर्ड्स इवॉल्व हुए रेप्टाइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 14, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड स्पीसिएशन। मैंने इसको आपको पढ़ाते समय बताया था कि स्पीसिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में इवोल्यूशन होता है। ठीक है, और नई स्पीसीज बनती है। यहाँ पर कंपलसरी फॉर्मेशन क्या है, न्यू स्पीसीज का, यहाँ पर नई स्पीसीज बनेगी ही बनेगी, तभी उसको स्पीसिएशन बोलते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन वाइल्ड कैबेज का, ठीक है, जनरेट किया है, ये सब सिंपल है। वाइल्ड कैबेज का अगर आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया जाए तो क्या जनरेट किया था, बताया था मैंने आपको, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कोलरबी, जो चाहो लिख सकते हो। नेक्स्ट, डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अलग है बट फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर अलग है और फंक्शन सेम रहेगा तो उसको बोला जाता है एनालॉगस ऑर्गन। क्या बोलते हैं उसको, एनालॉगस ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन जिसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, उसने आइडिया फॉरवर्ड किया था किस चीज का, तो उसने प्रीफर किया था नेचुरल सिलेक्शन को। चार्ल्स डार्विन ने बोला था कि नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ट देन आर्टिफिशियल सिलेक्शन। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज जीन, जीन क्या होता है। तो भैया याद रखना, जीन जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, क्योंकि जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, बिना जीन के कोई भी कैरेक्टर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसलिए जीन है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और जीन किसका पार्ट होता है, क्रोमोसोम का पार्ट होता है, जो कि किसी भी ऑफस्प्रिंग का या किसी भी हेरिडिटरी कैरेक्टर का अपीयरेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एनालॉगस ऑर्गन। इसको तो हम लोग 1000 बार पढ़ चुके हैं अभी तक कि एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है। एनालॉगस ऑर्गन उस ऑर्गन को बोला जाता है जिसका स्ट्रक्चर या जो डिजाइन होता है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है, बट उन लोगों का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। एग्जाम्पल में देख सकते हो आप, विंग्स ऑफ बर्ड्स और बैट्स। देखो विंग्स ऑफ बर्ड्स हो गया ये और विंग्स ऑफ बैट्स हो गया ये, दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, बट दोनों का फंक्शन सेम होता है, दोनों के दोनों सिर्फ उड़ने के ही काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट, सॉरी फ्रॉम देयर फादर एंड नॉट फ्रॉम देयर मदर। इसका मतलब है कि जो बच्चे का जो सेक्स होता है, कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा, वो डिपेंड करता है उसके पापा के ऊपर, ना कि उसकी मम्मी के ऊपर, ऐसा बोल रहा है। वैसे इसका पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि फादर के पास 2 डिफरेंट पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, ठीक है, एक्स और वाई, वेरएज मम्मी के पास दोनों सेम होता है, एक्स और एक्स, तो इसलिए डिपेंड करता है पापा के ऊपर कि पापा का कौन सा क्रोमोसोम या पापा का कौन सा कैरेक्टर ट्रेट किसके साथ क्रॉस करेगा। अगर पापा का एक्स गया तो डेफिनेटली वो गर्ल होगा, और अगर पापा का वाई गया तो डेफिनेटली वो बॉय होगा। ठीक है, इसलिए डिपेंड करता है पापा के ऊपर। क्लियर हो आपको। अच्छा, इसमें मैकेनिज्म दिया हुआ है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, हाँ यहाँ पर मैकेनिज्म दिया हुआ है सेक्स डिटर्मिनेशन का ह्यूमन बीइंग में। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि ह्यूमन बीइंग में जो इंडिविजुअल होता है, यानी जो बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, वो हर एक का जेनेटिकली डिफरेंट होता है। ठीक है, अब इसका मतलब सीधी सीधी बात है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ध्यान देकर सुनो, मैं यहाँ पर आपको पहले बेसिक बताता हूँ। हर एक ह्यूमन बीइंग में आइदर वो मेल हो या फीमेल हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम लगभग सेम होते हैं, सिर्फ एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम अलग होता है। मेल में वो होता है XY और फीमेल में होता है वो XX। इसी सेक्स क्रोमोसोम को बुलाते हैं, इन्हीं को सेक्स क्रोमोसोम बुलाता है। तो इसी क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है कि जो होने वाला बच्चा है, ठीक है, उसका सेक्स पेयर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर क्रॉसिंग करने के लिए मैंने जगह छोड़ रखा है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जैसे मैं कर बता देता हूँ। ये हो गया मेल का यानी पापा का, और ये हो गया मम्मी का। पापा के पास दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं, एक्स और वाई, मम्मी के पास दोनों सेम होता है, एक्स और एक्स।
ठीक है, तो पापा का अगर एक्स गया तो मम्मी के एक्स के साथ क्रॉस करेगा तो एक्स एक्स बनाएगा। पापा का एक्स गया, मम्मी के एक्स के साथ अगेन क्रॉस करेगा तो एक्स एक्स अगेन बनाएगा। पापा का अगर वाई गया तो मम्मी के एक्स के साथ क्रॉस करके क्या बनाएगा, एक्स वाई। पापा का अगेन वाई गया तो मम्मी के साथ एक्स क्रॉस करके क्या बनाएगा, एक्स वाई। यहाँ पर ध्यान दो, एक्स एक्स और एक्स एक्स ये बनता है गर्ल में, एक्स वाई और एक्स वाई ये बनता है बॉय में। तो एक चीज नोटिस करो, बॉय कब बन रहा है, जब पापा का वाई जा रहा है, ठीक है, और गर्ल कब बन रहा है, जब पापा का एक्स जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दो, इसी चीज को मैं आपको समझा रहा था कि डिपेंड करता है पापा के ऊपर, यानी फादर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4, अपने को F1 जनरेशन और F2 जनरेशन को डिस्कस करना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बाय टेकिंग कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ऑफ डार्कनेस। अच्छा, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है, कैपिटल टी प्योर टॉल, स्मॉल टी शॉर्ट, इसको अगर अपन क्रॉस कराते हैं तो ये बनता है अपना F1 जनरेशन पहले, जिसमें से रिजल्ट आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन इसका क्रॉसिंग आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन इसका क्रॉसिंग आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड अगेन इसका क्रॉसिंग आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि सारे के सारे प्रोडक्ट सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यही आपको रिजल्ट को एक्सप्लेन करने बोल रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसके रिजल्ट होंगे सारे के सारे टॉल होंगे, बट प्योर टॉल नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ टॉल होंगे विद दिस जेनेटिक कोडेशन ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी, विद द जीनोटाइप ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसी कैपिटल टी स्मॉल टी यानी F1 जनरेशन का जो रिजल्ट आया है, जो प्रोडक्ट आया है, उसी को क्रॉस करा के अपन बनाएंगे F2 जनरेशन, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करेगा अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो ये बनेगा कैपिटल टी, ठीक है, ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये अगेन बनेगा स्मॉल टी। यहाँ पर बताने लायक बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर देखो चारों सेम नहीं है, यहाँ पर ये दोनों सेम है, ये अलग है और ये भी अलग है, लेकिन इनका रिजल्ट को अगर देखा जाए तो ये टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, बस ये शॉर्ट है या ड्वार्फ बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देके सुनना इसको, यहाँ पर आप दो तीन चीजों का रेशियो निकाल सकते हो, लाइक टॉल इज टू शॉर्ट का रेशियो निकाल सकते हो तो 3:1 आएगा। आप यहाँ पर प्योर टॉल इज टू शॉर्ट का रेशियो निकाल सकते हो तो 1:1 आएगा। आप यहाँ पर जीनोटाइप का रेशियो निकाल सकते हो, कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी, स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी। कैपिटल टी एक होगा तो 1:2, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है तो 2:2, स्मॉल टी एक है तो 2:1, यानी 1:2:1, ये आंसर आएगा। इसी रिजल्ट को अपने को एक्सप्लेन करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने को वेरिएशन को एक्सप्लेन करना है विद स्पीसीज, और क्यों वेरिएशन बेनिफिशियल होता है एक स्पीसीज के लिए। देखो वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन जो आता है, वेरिएशन को बोला जाता है कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं या ट्रेड्स जो होते हैं एक इंडिविजुअल में, एक स्पीसीज के, अगर उसमें कुछ डिफरेंसेस आ जाए तो उसको वेरिएशन बोला जाता है। वैसे वेरिएशन किसी भी स्पीसीज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, इसलिए क्योंकि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक अच्छा खासा अडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल सके और एडजस्ट कर सके, ठीक है। और यही हेरिडिटी का बेसिक बनाता है, ठीक। और वेरिएशन से ही लीड होता है इवोल्यूशन, ठीक है। छोटे छोटे वेरिएशन अगर बहुत ही लंबे टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर के लिए आते जाए तो उससे वो इवोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिस्क्राइब ब्रीफली 4 ways in which individual with a particular trait may increase in a population। अच्छा, हम लोगों को 4 तरीके बताओ कम से कम, ब्रीफली बोला है, शॉर्ट में बताना 4 तरीके कम से कम, जिससे किसी भी इंडिविजुअल का विद अ पर्टिकुलर ट्रेट उसका पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके या बढ़ सके वो। तो एक बात ध्यान रखना, ठीक है, 4 वेज जिस तरीके जिससे हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेट के ऑर्गेनिज्म का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर ट्रेट का पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो, सबसे पहला तो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है डाइवर्सिटी, ठीक है, विदाउट एनी एडेप्टेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट किसको बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या करता है, बिना किसी एडेप्टेबिलिटी के डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है, यानी बिना आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढाले, आप अपने बॉडी में कुछ चेंजेस करते हो या कुछ चेंजेस आते हैं तो उसको बोला जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। इसके अलावा जो वेरिएशन होता है, ठीक है, किसी भी स्पीसीज में जो वेरिएशन होता है उससे भी चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 2 तरीके। नेक्स्ट है तुम्हारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उससे वेरिएशन आता है तो उससे कैरेक्टर्स का जो सर्वाइबिलिटी है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा जो स्पेशल ट्रेट्स होता है, ठीक है, और उसको हम लोग उसके प्रेडेटर से बचा सकते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म उसका शिकार करता है, ठीक है, उससे उसको आप बचा लो तो भी उसके कैरेक्टर का जो ट्रेट्स है वो अपने आप ही उसका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है,
फॉसिल्स क्या होता है और ये हम लोग को इवोल्यूशन के बारे में क्या बताता है। तो फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स होता है रिमेन, बचा हुआ किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म का, या डेड प्लांट या डेड एनिमल, ठीक है, जो कि पत्थर के अंदर या मिट्टी के अंदर दब गया है, अभी नहीं, काफी सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर अगो, ठीक है, जो पत्थर के अंदर या मिट्टी के अंदर जो दब चुका है मिलियंस ऑफ ईयर अगो, वो, और उसका कुछ बच गया अगर रिमेन्स, तो उसको बोला जाता है फॉसिल्स। फॉसिल्स हम लोग को इवोल्यूशन का प्रोसेस के बारे में बताता है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, उनके पास हो सकता है कि कुछ सेम फीचर्स हो एक स्पीसीज के, या हो सकता है कि कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सेम एग्जिस्टिंग स्पीसीज के साथ। तो इस तरीके से हम लोग उस आज को रिलेट करके, यानी एंशिएंट टाइम को हम लोग आज के साथ रिलेट करके स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, विद हेल्प ऑफ फॉसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में अपने को क्या करता है, डिफरेंस बताना है, ठीक है, हम लोग को डिस्टिंग्विश करना है एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट को, ठीक है। चलो बढ़ते हैं इसमें। एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है? एक्वायर्ड ट्रेट उस ट्रेट को बोला जाता है जो पर्टिकुलरली किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलरली उसके पेरेंट से नहीं मिली होती है, वो अपने आप में उस चीज को डेवलप किया होता है ठीक है, वो अपने आप में उस चीज को डेवलप किया होता है, बट नॉट जेनेटिकली ना, जेनेटिकली नहीं डेवलप किया होता उसको, ठीक है, यानी वो जो कैरेक्टर्स हैं वो जेनेटिकली नहीं मिलते उसको, और ना ही जेनेटिकली कंट्रोल्ड होंगे। तो ऐसे कैरेक्टर्स वो अपने आप में क्या किया होता है, डेवलप किया होता है या एक्वायर किया होता है, कहां से, इन्वायरमेंट से, ठीक है। एग्जाम्पल लॉस ऑफ वेट ड्यू टू स्टारवेशन, ये जेनेटिकली नहीं होता, किसी इंसान को भूख की वजह से, ठीक है, अगर वो पतला हो गया या उसका वेट लॉस हो गया तो ये जेनेटिकली नहीं है, ठीक, वो उसका खुद का है, एक्वायर्ड है। इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होता है जो उसको उसके पेरेंट से मिलता है, वो इन्वायरमेंट से उसको ऑक्यूपाई नहीं करता, वो उसको उसके पेरेंट से मिल ही जाता है, यानी पुश्तैनी टाइप वाला, जैसे कलर ऑफ स्किन, ब्लड ग्रुप, या फिर तुम्हारा आई का कलर, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, जो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं वो डीएनए को, जो जर्म सेल्स होते हैं ना, ठीक है, उसके डीएनए को चेंजेस नहीं कर सकते, इसीलिए एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, इनहेरिटेड नहीं होता जनरेशन टू जनरेशन। अगर आपके पास कुछ एक्वायर्ड ट्रेट है तो वो आप तक ही रहेगा, आपके बच्चे को नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द ह्यूमन बीइंग हु लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कलर, साइज एंड लुक्स आर सेड टू बिलोंग टू सेम स्पीसीज, व्हाई? अच्छा, ह्यूमन बीइंग जो कि अलग अलग दिखते हैं कलर में, साइज में या लुक्स में, वो सारे के सारे सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, ऐसा क्यों बोला जाता है? अच्छा, ऐसा इसलिए बोला जाता है भैया क्योंकि जो डीएनए स्टडीज है ना सभी ह्यूमन बीइंग की, वो सेम पाई गई है। इसके अलावा, ठीक है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो भी सेम होते हैं। इसके अलावा सबके कॉमन एंसेस्टर्स हैं भैया, ठीक है, और इवन सबके जो डेवलपमेंट है वो एक ही जगह से ट्रेस किए जाते हैं, अफ्रीका से, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। और इसके अलावा अलग अलग कलर, अलग अलग साइज, अलग अलग लुक से क्या फर्क पड़ता है, वो इंटरब्रीड तो एक साथ ही करते हैं ना, ठीक है, यंग वन प्रोड्यूस करने के लिए वो इंटरब्रीड तो एक साथ ही करते हैं, ठीक है, इसीलिए सबको क्या बोला जाता है, सेम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज सेक्स क्रोमोसोम? सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? तो सेक्स क्रोमोसोम एक ऐसा क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जो कि डिसाइड करता है कि होने वाला ऑफस्प्रिंग, ठीक है, होने वाला ऑफस्प्रिंग का जो सेक्सुअल कैरेक्टर को डिसाइड करता है, उस क्रोमोसोम को बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम हो सकते हैं, ये बात भी याद रखना। हम लोग पर्टिकुलरली जो एक्स वाई पढ़ते हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए पढ़ते हैं, ऐसा कोई नेसेसरली नहीं है कि दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म होंगे सबके पास एक्स और वाई होगा, ह्यूमन बीइंग में एक्स और वाई होता है, ठीक। नेक्स्ट, इवोल्यूशन को डिफाइन करना है और चार्ल्स डार्विन जो है, ठीक है, उसकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को डिस्क्राइब करना है। तो इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन एक्चुअल में कोई सिंगल स्टेप नहीं है, इवोल्यूशन एक सीक्वेंस है। मैंने आपको बताया था कि छोटा छोटा वेरिएशन होगा जिससे बड़ा सारा इवोल्यूशन होता है, यानी इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंजेस है, सडन चेंजेस नहीं है, ठीक है, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर से होता आ रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से एक न्यू स्पीसीज का जन्म होता है, और इसी को बोला जाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग स्टडी करते हैं तो। चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, जिसको उसने मेंशन किया था किस, अपने कौन सी बुक में, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, ठीक है। और जो चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दिया था उसको द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि उस चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन को प्रीफर किया था, उसने बोला था कि नेचुरल सिलेक्शन इज द बेस्ट, और इसीलिए इस थ्योरी को डार्विनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अब ये है क्या चीज? इसके हिसाब से देखो, नेचुरल वेरिएशन होता है बहुत सारे पॉपुलेशन के अंदर,
ठीक है, या किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अगर नेचुरल वेरिएशन होता है, ठीक है, तो उसमें एक बात याद रखना कि उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ज्यादा फेवरेबल रहेंगे देन अदर्स। जैसे अगर मौसम बदलता है तो किन्हीं को सर्दी हो जाता है और किन्हीं को सर्दी नहीं होता, तो जिनको सर्दी नहीं हुआ वो मोर फेवरेबल है और जिनको सर्दी हो गया वो लेस फेवरेबल है। ठीक है, क्योंकि सर्दी करना कोई इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल वाला काम नहीं है, ये काम नेचुरल का है। जैसे ठंड लगती है ना, ठंड वो वाली बात है। ठीक है, और इसके अलावा जो पॉपुलेशन रहता है वो लगभग कांस्टेंट ही रहता है सभी स्पीसीज का। इसके अलावा इसके बावजूद भी जितने स्पीसीज हैं वो बहुत ही ज्यादा नंबर में ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि डार्विन का कहना था कि जितने स्पीसीज नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं उतने मर भी जा रहे हैं, इसीलिए उन लोगों का जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, एक बात याद रखना, ये ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन और स्ट्रगल होता है एग्जिस्टिंग स्पीसीज के आपस में, यानी कि जैसे शेर, लायन और डियर। ठीक है, डियर की तादाद बढ़ गई, ठीक है, तो लायन डियर को खा तो लेगा आखिर में, तो ओवरऑल तो फिर कम हो गई, ऐसा इसका कहना है। ठीक है, तो आपस में भी कंपटीशन है स्पीसीज के बीच में। अच्छा, एक बात और याद रखना कि जो सर्वाइवेबिलिटी होता है यानी सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के लिए जो स्ट्रगल होता है, ठीक है, विद इन पॉपुलेशन, ठीक है, वो एलिमिनेट कर देता है किसी भी अनफिट को। जैसे मान के चलो एक हिरण है जो बेचारा भाग नहीं सकता, ठीक है, और एक हिरण है जो बहुत तेज भाग सकता है। अब शेर यहां पर अटैक करेगा, ठीक है, शेर यहां पर अटैक करेगा, तो दोनों भाग रहे हैं, तो शेर किसको पहले अटैक कर पाएगा? तो ऑब्वियसली इस वाले को सर, जो भाग नहीं सकता। तो देखो ये अनफिट था, तो ये अनफिट इस इन्वायरमेंट से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। इन्वायरमेंट से मतलब इस दुनिया से एलिमिनेट हो गया, ऐसा समझ, वही होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या अपन, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो ऐसा डार्विन का कहना था कि जो जो स्ट्रॉन्गर है और जो बेटर है वो सरवाइव करेगा, और जो वीकर है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा इस दुनिया से। यानी कि इस दुनिया में जो बेटर है, जो बेस्ट है, सिर्फ वही सरवाइव कर सकता है, और जो वीकर है वो यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली एंड हैव अ नाइस डे। आप चाहे तो हमको यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप जुड़े हुए हैं जिसको सब्सक्राइब कर लो, और आप वीडियोस को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। हमको आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये हमारे कोचिंग का नंबर है। फॉर एनी क्वेरी आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हो, ये हमारी कोचिंग का वेबसाइट है, आप इसमें विजिट कर सकते हो, आपको सारे वीडियोस यहाँ पर भी मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको लेटेस्ट कुछ अपडेट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।